अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूँ नाज़रीन। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI से महंगाई जांची जाती है। CPI बास्केट क्या बताती है, ज़रा नज़र डाल लें। एक पाकिस्तानी खाने पीने पर औसतन 34.58%, मकान के किराए, बिजली, गैस, पानी के बिलों और ईंधन पर 26.68%, कपड़ों और जूतों पर 8.6%, होटलिंग पर 7, नकलो हमल पर तकरीबन 6, घर की तज़य्युन और आराइश पर 4 से ज़ायद और मरम्मत पर तकरीबन 7, तालीम पर 3.8% और सेहत पर 2.7% खर्च करता है। पाकिस्तान में हालिया हफ्तों में महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा रहा। अब ज़रा महंगाई की शरह भी देख लें। साल 2018 और 19 में महंगाई की मजमूई शरह 6.8% रिकॉर्ड की गई। साल 2019 और 20 के इख्तिताम पर 10.7% महंगाई की शरह पर बंद हुई। खाने पीने की अशिया की मकामी पैदावार और बाहर से दरामद अशिया दोनों की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल आटे की कीमत में 50 से 60%, चीनी की कीमत में 20 से 30, दाल मसूर की कीमत में 25, मूंग की दाल में 40 से ज़ायद, दाल माश की कीमत में 30% से ज़ायद, कुकिंग ऑयल की कीमत में 10%, खुश्क दूध की कीमत में 5, गोश्त की कीमतों में तकरीबन 10, दूध की कीमत में 10% से ज़ायद इजाफा देखा गया और चावल की कीमत भी 10% से ज़ायद बढ़ी। बाकी रह गई सीज़न ऑन ऑफ होने वाली अशिया, जिनमें है ब्रॉयलर चिकन, अंडे, टमाटर, प्याज और फल। इनकी कीमतें सप्लाई चेन से ख़राब की जाती हैं। 94 दवाओं की कीमतों में 9 था 262% तक इजाफा किया गया। बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, गले में खराश और फ्लू की दवाएँ महंगी हुई। एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द, आँख, कान, दांत, मुंह और ब्लड इन्फेक्शन की दवाएँ भी बढ़ीं। गुर्दों का मरीज़ डायलिसिस कराता है। इंजेक्शन समेत अद्वियात महंगी भी हुई और गायब भी। पाकिस्तान में गठजोड़ या कार्टलाइजेशन, आटे चीनी की महंगाई के जिम्मेदार ये कार्टल्स कौन हैं? आटा चोरों, अद्वियात चोरों और चीनी चोरों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि क्या होगा अंजाम हमारा, कुछ तो सोचो। रहनुमाओ सुनो खुदारा, कुछ तो सोचो। झुकी कमर महंगाई से जब और झुकेगी, मुश्किल से ये आती जाती सांस रुकेगी। भूखी नंगी लाशों पर क्या राज करोगे? पछताओगे हमें अगर ताराज करोगे। पानी है अगर फतह तो कम महंगाई कर लो, सिर्फ इसे कम करने पर दानाई कर लो। वो दानाई जो अब तुमसे रूठ चुकी है, आस अच्छाई की जो तुमसे टूट चुकी है। सब सर जोड़ के बैठो और इस आस को जोड़ो, तूफ़ान से साहिल की कश्ती को मोड़ो, वरना इस तूफ़ान में तुम भी बह जाओगे। कभी ना आपस में लड़ना ये कह जाओगे, लेकिन उड़ता वक्त तुम्हारी नहीं सुनेगा। तुम्हें भुलाकर अपने लीडर नए चुनेगा। तुम भूली बिसरी तारीख में खो जाओगे, फटे पुराने किसी वक्त में सो जाओगे। तुमसे पहले भी नादान बहुत से आए, वक्त सुनहरी जो तारीख में ले नहीं पाए। महंगाई के ज़ोर को तोड़ो ए नादानो, टूटा दिल मुफलिस का जोड़ो ए नादानो। और आवाम के लिए बस इतना कहूँगा कि रास्ते अपने लिए खुद ही बनाने होंगे, रास्ते अपने लिए खुद ही बनाने होंगे। अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने करा दूँ। सबसे पहले स्टूडियो में जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद है, बड़ी हमजद, बहुत सारे टाइटल्स इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं और तजिया कारी में बड़ी महारत हासिल है। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बिजनेसमैन और तजिया कार मोहतरम जनाब नईम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। मैं जानता हूँ बहुत मसरूफियत है, लेकिन इसके बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स लॉट। मैं नाज़रीन अपनी दूसरी शख्सियत का तारुफ भी आपके सामने करा दूँ। उनका ताल्लुक शोबा वकालत से है और तजिया कारी में वो भी बड़ी महारत रखते हैं। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद हैं ऑनलाइन चेयरमैन नैब रिफॉर्म्स कमेटी पंजाब लाहौर हाई कोर्ट बार, बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान साहब।
अस्सलाम वालेकुम वकास। जी वालेकुम अस्सलाम। आपकी शिरकत, वक्त और तजिया का भी बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, सदीकी साहब आपकी जानब आऊँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कहा है कि ब्लैक मेलर्स के सामने घुटने टेकूंगा, ना NRO दूंगा। और साथ में हकाम लेकर मुल्की दौलत बाहर मुंतकिल की गई। अरसे बाद ऐसा हुआ कि फजलुर रहमान हुकूमत में शामिल नहीं हैं, ये वज़ीर आज़म ने कहा है। लेकिन ये बार बार वो जो कह देते हैं ब्लैक मेलर्स से घुटने नहीं टेकूंगा उनके सामने और NRO नहीं दूंगा, इसमें कैसे देख रहे हैं इस बयान को? जी दिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आप इमरान खान साहब को एक क्रेडिट तो ज़रूर देंगे कि वो पहले दिन से जिस बात पर कायम है वो आज भी उसी बात पर कायम यानी मैं लफ्ज़ इस्तकामत कह सकता हूँ। वो उनका ये स्टांस है कि मैं NRO नहीं दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इमरान खान साहब ने ये फैसला कर लिया है कि चाहे आगे वो इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, जीतें या ना जीतें, लेकिन वो अपनी इस बात पर अपने इस टेन्योर में पूरी तरह इस्तकामत के साथ खड़े हैं कि मैं किसी किस्म की करप्शन के ख़िलाफ़ कोई भी NRO किसी को नहीं दूंगा। ये मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत के इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में कोई पॉजिटिव चीज़ इस वक्त आपको नज़र आ रही है तो इमरान खान साहब की अपनी ज़ात और उनका अपना स्टांस, बिल्कुल मतलब ही इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ वेरी क्लियर। मेरा मतलब है अभी भी आप देखें कि जो भी मामला हुआ है, उन्होंने किसी किस्म की भी ब्लैकमेलिंग जो भी उनसे की गई है या उनको कहा गया है कि आप हमारी ये बात माने, तो उन्होंने अपना स्टांस कायम रखा है। और मैं समझता हूँ कि एक रूलर के लिए ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है और काबिल फ़ख्र बात है कि वो कम अज़ कम कोई भी किसी भी एक बात, कोई भी अगर वो समझता है कि ये गलत है उस पर खड़ा रहे, तो ये बहुत बात है। और ये ख़ास तौर पर इस मौके पे कि जब उन्होंने हर मौके पर उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ मर्जी हो जाए करप्शन के ऊपर मैं किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं किसी से कोई बात नहीं करूँगा। ये मैं समझता हूँ कि इन 2.5 सालों में हमने जो देखा है ये उनकी अपनी ज़ात की हद तक जो है, ज़ात की हद तक और बयानात की हद तक, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, इस्तकामत है। और वो जो कह रहे थे और इस बेस पे उन्होंने अपनी कैंपेन भी की और कामयाब हुए वज़ीर आज़म ने। लेकिन क्या ऐसा लगता है हुकूमती अराकीन में या हुकूमती सीटों पे बैठे हुए लोगों में? देखिए, हुकूमती सीटों पे जो लोग बैठे हैं ना, वो PTI के लोग तो नहीं है ना, वो PTI में आए हुए लोग हैं, ये पहले मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं हुकूमत में, लेकिन देखिए उनके बयानिए इतने सख्त नहीं हैं जितना बयानिया इमरान खान साहब का नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि जो हुकूमती अराकीन में से किसी पे एलिगेशन लग जाता है, आपको लगता है कि वो एहतसाब का अमल वैसा ही है? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, मैंने आपको बताया, मैं इमरान खान साहब की ज़ात तक की बात इसलिए की है कि उनकी हर चीज़ बड़ी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, उनके पास एक फ्लैट था बाहर, वो क्रिकेट खेलते रहे, उन्होंने बाहर इनकम की, लेकिन उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात, देखिए वो जो कहते हैं ना कि बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट टू डू द बिजनेस। ये जो रूलर्स होते हैं ना, अगर ये हुकूमत ना करें, ये अगर बिजनेस ना करें तो बहुत अच्छी हुकूमत चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा बिजनेस नहीं किया कि जिससे उनको पता हो कि यार ये पैसे की कितनी ज़्यादा अहमियत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी अगर इस वक्त आप उनकी इनकम टैक्स में या FBR में उनके गोशवारे देखें तो शायद उसमें को बहुत ज़्यादा सब कुछ नहीं है, सिवाय एक बनी गाला का मकान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उनको इस बात पे ज़रूर क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने इस पर घुटने नहीं टेके। जो कुछ भी हो गया, और ये 2.5 साल उन्होंने गुजार लिए। वो जिस तरह वर्ड ब्लैकमेलर्स का इस्तेमाल करते हैं और वाज़े तौर पे कहते हैं PDM या अपोजिशन, मतलब इस मामले में इज़ वेरी क्लियर। नहीं, अपोजिशन के हवाले से क्लियर। आपको लगता है कि हुकूमती हवाले से भी वो ऐसा ही कर रहे हैं या एहतसाब अगर होता है? अब ये काम जो है ना अदारों का है। सही, अगर अदारे अपोजिशन के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं भरपूर तरीके से, तो उन्हें हुकूमती अरकान की भी अकाउंटेबिलिटी उसी तरह करनी चाहिए। और उस पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इतराज़ नहीं होना चाहिए। और फिर आप कह सकते हैं कि ये रियासत मदीना की तरफ जानब आपके कदम जो हैं वो सही सिमत आपको लग रहे हैं कि वो सिमत जा रहे हैं, उसी सिमत जा रहे हैं? देखिए सर, बड़ा मुश्किल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इमरान खान का अपना एक विजन है ना प्राइम मिनिस्टर का, वो अपनी साइड पे एक जगह पे एक लाइन पे कायम है और मैं समझता हूँ ये बड़ी मजबूत लाइन है। हाँ, अगर ये अगर आप देखें बड़ी मजबूत, लेकिन अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी प्रॉपरली नीचे तक हो जाए, हुकूमती अदारों में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी, पुलिस में भी
और अपोजिशन में भी, अगर ये सारी चीज़ें क्रॉस द बोर्ड अगर अदारे इनकी तहकीकात करें और एक दफ़ा बिल्कुल वो छाननी की तरह जैसे सफाई होती है ना, अदारे साफ़ हो जाएं, तो मैं कहता हूँ कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। सफाई के कोई इम्कान आपको नजर अल्लाह करेगा, अब हो जाएगी। देखिए फेटफ का बड़ा प्रेशर है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा प्रेशर है। देखिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल मार्केट में खड़ा होना है, पाकिस्तान को दुनिया को फेस करना है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है। 22-23 करोड़ आवाम है, कोई छोटी दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है और एक बेहतरीन मुल्क है हर लिहाज से, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के हिसाब से। तो अब वो वक्त ख़त्म हो गया कि यार ऐसे कर लो और ऐसे कर लो, इसको छोड़ दो उसको। अब ये है कि मैं समझता हूँ अभी भी जितने कवानीन आप देख रहे हैं, रोज़ एक नए नए कानून आ रहे हैं। अब जैसे मिनिस्ट्रीज भी आ रही हैं, हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है कि लोग अपना सरमाया बाहर लेके आ जाएं, अब लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, बता दें। और मैं अभी भी हुकूमत को ये कहूँगा, वो जो लूटा हुआ माल है वो आ रहा है, अब वो देखिए वो आ जाएगा, अगर नहीं आएगा कम से कम वो सरफेस पे आ जाएगा। ये कहता हूँ कोई चीज़ सरफेस पे भी आ जाए ना। देखिए आप एक बात याद रखें कि ये जितना आदमी का नर्वस सिस्टम मुतासर होता है ना इस प्रेशर से, लोग बीमार हो जाते हैं, तकलीफ़ में चले जाते हैं, बड़ी पैसा एक साइड पे रह जाता है। लेकिन आहिस्ता ऐसा वो आप देखिए जब एक कानून ही ऐसे आना शुरू हो जाएंगे, जब फेटिव की वजह से हुकूमत ने नए नए कानून बनाए तो चीज़ें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। और हुकूमत ने बड़े अच्छे इकदाम भी किए हैं कि जैसे इन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मिनिस्ट्री दी है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपसे नहीं पूछेंगे। इसी तरह हुकूमत हर शोबे में उम्मीद की जा सकती है बेहतरी की, सरमायाकारी की, बिजनेस में। अभी आपने जो पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे, जो महंगाई की बात कर रहे थे आप, ये देखिए सर्कुलेशन ऑफ मनी जब तक मुल्क में नहीं होगी तो रोज़गार जनरेट नहीं करेगा। जब तक रोज़गार जनरेट नहीं होगा और गुर्बत दूर नहीं होगी, और गुर्बत दूर करना बुनियादी रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ है। इस सबसे अहम काम यह है कि उस मुल्क में आम आदमी की ज़िंदगी रिस्पेक्टेबल तरीके से गुजरे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। नहीं, मेरा तो सवाल ये है, आपको लगता है कि गुजरेगी और बेहतरी की जानिब हम काम सर मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत रहे, अगली हुकूमतें आएँ, अब सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं, मैं समझ। सही, चलें मैं वकास से पूछता हूँ। वकास सबरेज़ आपकी तरफ आते हैं और मैं यही जानना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म का बयान है और वो फिर वही कह रहे हैं कि ना घुटने टेकूंगा और ना ही NRO दूंगा, तो कैसे देख रहे हैं ब्लैकमेलर्स के हवाले से जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं इसको? अदील, मैं ये समझता हूँ सबसे पहली बुनियादी बात तो ये है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट NRO जारी नहीं कर सकते। NRO की जो एक इस्तिलाह है, जो टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो तो एक हमारे डिक्टेटर थे जो जिन्होंने एक जमहूरी लिबादा ओढ़ा हुआ था और उन्होंने अपने टेनोर के अंदर NRO दिया था। तो एक वजीर आजम जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस से गुजर के आए और जमहूरी तरीके से इलेक्ट हो, वो तो कभी भी NRO नहीं दे सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। चूंकि जो NRO दिया गया था लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसे नल एंड वाइड करार दे दिया और उन लोगों के खिलाफ करप्शन के केसेस फिर से खोल दिए गए। लिहाजा एक तो ये NRO नहीं दे सकते। दूसरी बात ये है कि जहां तक करप्शन का सदेबाब और कला कमा करने का एक इन्होंने हल्फ उठाया था, या जो इनका मोटो था, नोशन था, जब भी ये लोगों से जलसों में खिताब करते थे और इस कौम के सामने जब भी इन्होंने अपने नजरियात, अकायद और मोटो और एक लाइन ऑफ एक्शन लोगों को बताया, तो उसके अंदर करप्शन का खात्मा और कला कमा करना इज वन ऑफ द बिगेस्ट गोल एंड द एम ऑफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर जब से PTI की गवर्नमेंट आई है, क्या इन्होंने लोगों का एहतसाब किया है या लोग जो करप्शन से लूटी हुई दौलत है वो कौमी खजाने में जमा करवाई? तो इसमें सबसे अहम और कलीदी किरदार जो है वो नैब का अगर आता जाता है। नैब ने जहां पे कौमी खजाने में दौलत जमा भी करवाई 153 बिलियन, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया। एट द सेम टाइम उसी अदारे के साथ एक स्टिग्मा भी अटैच किया गया। वो स्टिग्मा ये था कि नैब नियाजी गठजोड़ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस जो है वो बनाते हैं। लिहाजा जहां पे ट्रांसपेरेंसी की बात की गई, इंसाफ की बात की गई, करप्शन के खात्मे की बात की गई, एट द सेम टाइम इनके अदारों पे भी इल्जाम लगा, इनके अदारों को भी मुलायन किया गया। लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर की ट्रूली इंटेंट देखें तो इनकी इंटेंशन है कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा किया जाए। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की, मैं समझता हूं कि हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की ये एक इंटेंशन है, उनकी ये नियत है। तो पाकिस्तान दो ज़िम्नन सवाल मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा। एक तो आपने जिक्र किया कि वज़ीर आज़म NRO नहीं दे सकते,
और आपने वादे भी कर दिया कोई एक स्टेटस दे सकता है और जो भी तारीख का हिस्सा रहा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि आखिर वो इसको बार बार इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या राजोलाम करना चाहते हैं? वजह क्या है, क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ एनआरओ को? देखिए, ये गलतुल आम लफ्ज़ है और इसको तब्दील करने की ज़रूरत है। मैं पहले ही आपकी ये चीज़ गोशगुज़ार कर चुका हूँ कि नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में फ्रेम बिल्कुल। किया गया और उसी दौर में ये इश्यू भी किया गया। लिहाज़ा इसका एक डेमोक्रेटिक लीडर या चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ स्टेट हू हैज़ बीन इलेक्टेड थ्रू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये गलतुल आम लफ्ज़ है और मैं समझता हूँ कि इस और लफ्ज़ यानी को भी हमने तब्दील इस करने की हुकूमत में ही ये लफ्ज़ सुना, यानी जमहूरियत होते हुए एक वज़ीर आज़म की जानिब से ये लफ्ज़ सुना और ये गलतुल आम तो अपनी जगह राइजुल आम कर दिया गया जो सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल में तो वो खुद से राइजुल आम। कहते। और इसकी अदील इंटेंट सिर्फ एक ही है कि उस दौर में के अंदर चूंकि ये एनआरओ नाफिज इसलिए किया गया था कि पाकिस्तान से मनी एम्बेजलमेंट, करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू जिन लोगों ने पैसा लूटा था उन लोगों को एक सेफ पैसेज दिया गया थ्रू नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस के बिल्कुल। आपकी करप्शन जो है वो हमने उसका खात्मा कर दिया है या उसको सेफ गार्ड, सेफ पैसेज दे दिया है। लिहाजा आज के दौर में भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है, शायद प्राइम मिनिस्टर की भी यही इंटेंट है कि मुझसे भी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ये लोग रिक्वायर्ड करते हैं कि मैं इनको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे दूं या कोई ऐसी डील कर दूं जिससे इनके जो गुज़िश्ता जितने भी करप्शन के नैब में पेंडिंग केसेस हैं, एंटी करप्शन में पेंडिंग लेकिन केसेस वो हैं अपनी या सोच मनी किताबें लॉन्ड्रिंग के इस लफ्ज़ केसेस का हैं। इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोच किताबें। दूसरा मेरा क्वेश्चन जिम्मेदारी यही था कि वो जो नैब न्याजी गठजोड़, क्या इस तासर को ख़त्म कर पाएंगे वज़ीर आज़म? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल है कि नैब न्याजी गठजोड़ के तासुर को खत्म कर सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जब तक ये नोशन और जब तक ये स्टिग्मा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान डिस्पेल नहीं करते तो पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा नैब की कारकर्दगी पे सवाल है। और ये स्टिग्मा और ये नोशन आप तब तक डिस्पेल नहीं कर सकते कि जब तक आप जो करप्शन के केसेस आप अपोजिशन जमातों पे बनाते हैं, जब उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स आती हैं, एट द सेम टाइम अगर आपके हुकूमत के कबीना में बैठे हुए वज़रा के अगेंस्ट भी वैसी कंप्लेंट्स आए तो आप उन लोगों को भी अरेस्ट करें। एंड देयर मस्ट नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल फ्रॉम द कैबिनेट एंड द पीपल फ्रॉम द पॉलिटिकल अपोनेंट्स। सही सही। सिद्दीकी साहब आपकी जानिब आता हूँ क्योंकि बिल्कुल वही बात की वक़ार साहब ने जो मैं कह रहा था कि दोनों साइड पे अगर आप बैलेंस रखेंगे तो सिस्टम बिल्कुल शफाफ हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा। लेकिन वो तो वक्त बताएगा कि किस तरफ जाता हाँ, है। ये तो जाहिर है सर, हुकूमत का एक एडवांटेज तो है ना, जुड़ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा ना अपोजिशन की जानिब आपकी तवज्जो करवाऊंगा मबजूल, क्योंकि अगली हेडलाइन मेरे पास इसी हवाले से है और वज़ीर आज़म भी बार बार जो है ना अपोजिशन को मुखातब करते हैं, तो अपोजिशन के पास भी तो राइट्स हैं ना बोलने के। तो नून लीग ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान किया और उसकी वजह इल्ज़ामात हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से कि उसके फैसले में ताख़ीर हो रही है। और मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बैरून मुल्क अकाउंट्स मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं ये बयान और एहतजाज का ऐलान? जैसे देखें जो अपोजिशन है ना वो ये समझिए कि जो सियासत है ना वो हुकूमत के अंदर ही रह के करने वाले का नाम है, यानी कि हर की ख्वाहिश ये है कि मैं हुकूमत में हूँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी है। ये जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही है ना ये इसलिए नहीं हो रही कि हम मिल के कोई मुल्क की तरक्की के लिए कोई बेहतर तजावीज़ दें। देखिए बाहर भी पार्लियामेंट्स होती है ना, उनमें अपोजिशन भी होती है और हुकूमत भी होती है, लेकिन दोनों का एक जो क्रिटिसिज्म है ना वो बड़ा पॉजिटिव होता है। उसकी अल्टीमेट उनका जो एंड होता है वो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए होता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जितनी अपोजिशन है वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने की बात कर रही है, उसका और कोई इशू नहीं है। जैसे कल भी इमरान खान साहब खुद कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा, ये कहती हैं कि फ़ौज हुकूमत को गिरा दें, हाँ, इसका या जो फौज है वो बाजवा को उठा दे। ये रात की स्टेटमेंट है, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो बातें हैं पूरी अपोजिशन की पूरी कोशिश ये है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए। अच्छा हुकूमत ख़त्म हो जाए तो हुकूमत फिर कौन आएगा? यही वो लोग आएंगे। अब वो फॉरेन फंडिंग की जो बात करें ये तो अब बिल्कुल वो नुश्ता जवार है कि पैसा बाहर गया है, वो बेतहाशा गया है और किस तरह गया उसके सबूत भी मौजूद हैं। नैब ने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया है और जो टैक्स गोशवारे हैं वो आपके सामने जो वज़ीर आज़म के हवाले से है। अब देखिए ना, अब जिस तरह वक़ार साहब भी कहे थे कि अगर जो इदारे हैं वो सब के साथ बराबर का सलूक करें
तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर सामने आ जाएंगी। अगर मसला हुकूमत का यही है ना कि जो इदारे हैं वो हुकूमत के खिलाफ भी वही तहकीकात करें जो अपोजिशन के साथ करें। अपोजिशन का किरदार जो आपने बयान किया है ना, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि वाकई कुछ बेहतरी की जानिब जाना चाहिए, लेकिन अपोजिशन तो हमेशा तनकीद ही करती है। आपको नहीं लगता ऐवान की अगर हम थोड़ी सी तारीख इस दौरे हुकूमत की उठाएं तो वहां पे ज्यादा गुत्थम गुत्था लड़ाइयाँ और अजीब किस्म का माहौल रहता है? बेसिकली बड़ी वीक पार्लियामेंट है ना। देखिए हुकूमत की अददी बर्दरी हुकूमत की ऐसी है कि हुकूमत भी क्या कहते हैं कि वो मेरे मतलब 2 वोट इधर 2 वोट उधर 2-3 वोट इधर, हर वक्त वो बेचारे इधर ही घूमते फिरते थे। हुकूमत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी और अपोजिशन तामीरी किरदार अदा नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको कहता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि हुकूमत की जानिब से भी कुछ रवैया ऐसा ही अपनाया गया वो जैसा तो उन्होंने का होता है? देखिए वो कहीं सही ज्यादा बिगाड़ नहीं पैदा करता? वो करेगा ना। देखिए जब लचक नहीं होगी तो बिगाड़ पैदा होगा। अगर लचक होती, अगर लचक होती तो बेहतरीन। अगर लचक इमरान खान साहब पहले दिनों में कर लेते तो कोई एक अच्छी पार्टी उनके साथ इस वक्त होती और शायद हुकूमत बेहतर गए थे। मैं इस वक्त एज ए पाकिस्तानी शहरी ये कहूँगा कि मुझे या आम आदमी को इस हुकूमत का क्या फ़ायदा है। सवाल ये पैदा होता है, अगर यही 5 साल लड़ के गुजार लिए और मुल्क में ना कानून साजी हुई, ना महंगाई पे कंट्रोल हुआ, अब जिस तरह ये बिजली का इतना बड़ा ब्रेक डाउन हो गया, इस किस्म के जब मामलात कंट्री में होंगे तो बजाय हम तामीर की तरफ जाने के हम तबाही की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो बिगाड़ जब होना शुरू हो जाएगा तो अपोजिशन भी अगर कल इस मुल्क को संभालना है तो क्या लेके संभालेंगे, उनकी पॉकेट में क्या आएगा। देखिए जब तक मईशत मुल्क की बेहतर नहीं होगी, मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे, हुकूमतें 5, 10, 15, 20 साल कंसिस्टेंसी से बेहतर डेमोक्रेसी डिलीवर नहीं करेंगी, उस वक्त तक मुल्क में हालात बेहतर नहीं हो सकते। और ख़ास तौर पे इस वक्त अगर 11 जमातें खिलाफ खड़ी हो गई और उनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हम, वो जहाँ मैं सुन रहा था कि वो कहता है जी अब GHQ के सामने एहतजाज करेंगे, कोई कहता है इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करेंगे, कोई कहता है हम जाके पिंडी एहतजाज करें। और भाई बात ये है कि आप पार्लियामेंट मौजूद है ना, आपने किस लिए बंदों को मुंतखब किया है? बिल्कुल, तो पार्लियामेंट में जाके बात करें, जो प्लेटफॉर्म या तो पार्लियामेंट को आप ख़त्म कर दें और फिर आप सड़कों पे आके हुकूमत कर लें। जब हुकूमत करने के लिए लोगों ने आपको वोट दिए और आप जाके पार्लियामेंट में बैठे तो पार्लियामेंट के अंदर चेंज लेके आएँ, तामीरी का वहाँ पे करें। उम्मीद तो सर पिछले 50 साल से हम कर रहे हैं। अच्छा, यानी वही सिलसिला तसलसल से आपके सामने, यानी कोई पूरी यकीन ही नहीं है उस कोई। मैं जाता हूँ, आप भी जाते हैं पार्लियामेंट, हम जाते हैं वहाँ देखें ना, कोई एक इजलास बता दें। चले मैं वक़ार साहब से पूछ लेता हूँ। वक़ार साहब, आप कैसे देख रहे हैं जी? नून यानी अपोजिशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें ताख़ीर की जा रही है और इसी इल्ज़ाम पर वह एहतजाज करेंगे इलेक्शन कमीशन के सामने। इस एहतजाज और इस इल्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए एक लंबे अरसे से ये जो केस पेंडिंग है और मैं समझता हूँ कि इस केस को डिसाइड करना चाहिए। या तो वो ये केस डिसाइड होगा तो फिर इसके अंदर एक चीज़ का जो स्टिग्मा प्राइम मिनिस्टर के साथ या जो भी हमारे इस वक्त हिज़्ब इक़्तिदार की में बैठे हुए लोगों के खिलाफ है, वो स्टिग्मा या तो रिमूव होगा या फिर दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन आपने देखा दिल के जब भी इस तरह के केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तवालत इख्तियार करते जाते हैं, वो पेंडेंसी इन केसेस के अंदर बढ़ती नज़र आती है और डिलाइंग टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें 2-3 बड़ी वजूहत है कि ये कि जब भी ऐसी शख्सियात जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ये कबीना में बैठे हुए लोग हैं, तो उनके अगेंस्ट आते हैं केसेस, तो उनकी तरफ से यही अलामिया जारी किया जाता है या उनके डिपार्टमेंट की तरफ या उनकी मिनिस्ट्री की तरफ से। चूंकि मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत बिजी हैं, लिहाजा वो कोर्ट्स को प्रॉपर्ली अटेंड नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ देयर मस्ट बी अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये रिक्वायर करता है कि जो भी शख्स पीएम से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जिसका केस, जिसका काज इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट पर्सन मस्ट प्रोड्यूस हिमसेल्फ। और उस शख्स को, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कबीना में बैठा शख्स है, चाहे वो पीएन है, वो अदालतों के सामने पेश हो और अपने केस की सुनवाई करवाए और अपना फैसला करवाए। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि मेरी जात में कोई करप्शन का एलिगेशन नहीं है, ये मैं करप्शन से मुबर्रा मुनज़्ज़ा हूं, देन ही मस्ट प्रोड्यूस हिमसेल्फ बिफोर कोर्ट। जो भी हमारी जुडिशियल अथॉरिटी है जो इसको एजुकेट कर रही है की वजह वो खुद हैं। यानी जिस तरह एहतजाज करने का सोचा गया है, आपको लगता है कि वज़ीर आज़म की वजह से कोई ताख़ीर हो रही है या उनके ऑर्डर पे कुछ हो रहा है?
लाज़िम बात है अदारे कर रहे हैं, और जिस तरह सिद्दीकी साहब ने बोला कि अदारों का ही काम है। देखिए, अदारों के पास एक तरीकाकार है किसी भी शख्स की अटेंडेंस को इंश्योर करने का कि वो कोर्ट के सामने पेश हो, या जो भी जुडिशियल अथॉरिटी है जब वो उस मैटर को एजुडिकेट करे तो उसको सामने प्रोड्यूस करने का एक तरीकाकार है। और डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, या कबीना में बैठे हुए मिनिस्टर्स हैं, इनके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्री एक्शन प्रोटोकॉल्स या कुछ पैरामीटर्स हैं। एट द सेम टाइम जब इनको हम प्रोड्यूस करने की बात करते हैं तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं, कुछ इस्तिस्ना है, कुछ इम्यूनिटीज हैं जिनको कोर्ट में हाथ में लाना होता है। वो जो इम्यूनिटीज हैं उसकी वजह से इनके अटेंडेंस में आने में प्रॉब्लम होती है। सही। सिद्दीकी साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शेख रशीद साहब को बड़ा यकीन है, और वो यकीन क्या है, कहते हैं पीडीएम की तहरीक में दमखम है, ना ये इस्तीफे देंगे, और साथ में उन्होंने ये जुमला बोला वज़ीर आज़म मुल्क लूटने वालों का एहतसाब करेंगे। और एक और दावा आपके सामने रख देता हूँ, वो है हाफिज हुसैन अहमद साहब का, और आपको पता है JUI फेस से वो हुए, और उनका ये दावा है जी इमरान हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और साथ में एक जुमला उन्होंने ये भी बोला है कि इसी शर्त पर नवाज शरीफ लंदन गए थे। देखिए शेख रशीद साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पार्लियामेंट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, तजर्बाकार। 1985 से लेके मेरे तो कॉलेज से उनका ताल्लुक है, बिल्कुल आपके करीबी ताल्लुक हमारे तो वो लीडर रहे हैं कॉलेज में भी। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी 15 वजारतें उन्होंने की हैं अभी तक, तो बहुत उनको एक्सपीरियंस है। ये बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि पहले ये कहते थे हम रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन कोई नहीं करेगा। देखिए सीट कोई नहीं छोड़ता, सीट छोड़ने आप साइड पे हो जाए तो फिर आपकी कोई मतलब कोई हैसियत ही नहीं रहती है कि वो कोई इस्तीफा नहीं आएगा। और वैसे भी पीपल्स पार्टी ने तो बोल दिया क्योंकि उनकी तो हुकूमत भी जाती है। अपनी सेनेट की सीटें क्यों देखें, फॉर एग्जाम्पल पीपल्स पार्टी इस्तीफा देती है तो पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा, उनके पास तो हुकूमत मौजूद है। बिल्कुल। तो वो पहले पिछले 30 साल से वहाँ हुकूमत करते आ रहे हैं, तो वो अगर दोबारा भी इलेक्शन लड़ेंगे तो उनके पास मोस्ट प्रोबेबली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है वो सिंध की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अपनी सेनेट की सीटें भी क्यों छोड़ेंगे? नहीं तो आपको लगता है नहीं रिजाइन नहीं करेंगे। अच्छा, नून लीग के पास इस वक्त दे हैव नथिंग टू लूज एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक है, उनकी क़यादत बाहर है, जेल में है। मरियम नवाज़ इस वक्त ओनली लीडर हैं जो इस वक्त पूरी पार्टी को संभाले हुए हैं, बातचीत करें। और जो फजल रहमान साहब हैं उनके पास भी इस वक्त जो पोजीशन है, उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है। तो वो अगर कहें जी हुकूमत गिरा दो, हुकूमत ख़त्म कर दो, दोबारा सब कुछ कर दो, तो मेक सेंस। लेकिन पीपल्स पार्टी, मैं नहीं समझता एतजाज़ हसन साहब के जो शुरू के बयानात हैं वो बड़े कंपोज थे, बड़े सॉलिड थे, बड़े समझदारी वाले थे। तो मैं समझता हूँ कि आपका कहना है कि शेख साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत शेख साहब जो कह रहे हैं रिजाइन वाली कोई बात, लेकिन हाफिज हुसैन अहमद जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं अब वो अलहदा हुए हैं वहाँ से, और वो कहते हैं कि मतलब उनके पास बेहतर इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि वो वहाँ से आए हैं, पोजीशन से आए हैं। और ये जो अपना नहीं, ये जो जुमला है नवाज शरीफ साहब का भाई जाना, शरीफ लंदन गए हैं तो इसी शर्त पे कि हुकूमत पूरी। ये तो बात है कि नवाज शरीफ साहब अपना पूरा टाइम गुजार के आएंगे, जब ये हुकूमत इलेक्शन का टाइम होगा वो लोग आ जाएंगे। तो अगर यही दावा सच होता है तो फिर वो जो NRO का कॉन्सेप्ट है, NRO जैसे भी वकास साहब ने कहा ना, ये NRO का वर्ड जो है ना मिस यूज हो रहा है। ये आप समझ जो दी गई है वो हुकूमत ने खुद दी है, फिर इसका मतलब ढील। देखिए ये हम नहीं कह सकते, हमें इस बात का नहीं पता, लेकिन जो वो कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे क्योंकि उनके पास बड़ी फर्स्ट है। देखिए वो फर्स्ट ऐसा हो सकता है अगर वो दावा कर रहे हैं। पुराने वक्तों में ऐसा होता रहा है पुराने वक्तों में। अब भी ये तब्दीली सरकार नहीं है, रवायतें ही चल रही हैं, रवायती हुकूमत ही चल रही है। पाकिस्तान में लोगों ने हुकूमतें उस वक्त की आखिरी वक्त पे बुला लें, जी आइए प्राइम मिनिस्टर की सीट रेडी है, अब आप तशरीफ लें। आपने कई दफ़ा देखा ये वाक़यात हुए, तो अब भी यही होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल फेवरेबल हालात जब भी हो गए हम आपको बुला लेंगे और आप आराम करें। अब वकास साहब से भी पूछ लेता हूं। वकास साहब, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत जो है ना वो 5 साल पूरे करेगी, और साथ में कह रहे हैं कि अपोजिशन या PDM कोई भी ना तो इनमें दमखम है और ना ही ये इस्तीफे देंगे। और साथ में हाफिज हुसैन अहमद साहब का दावा है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, इसी शर्त पे तो नवाज शरीफ लंदन गए। देखिए अदील, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, डेट इज वेरी मच क्रिस्टल क्लियर कि हुकूमत जाएगी तो ये अपने ही बोझ तले दब के जाएगी। जहां तक PDM की तहरीक की बात है, PDM के अंदर इतना दम हम नहीं है, या PDM की जमातों के अंदर इतने ज़्यादा तज़ादा तफावत जन्म ले चुके हैं कि ये तहरीक तो आप आइंदा मुस्तकबिल के अंदर देखेंगी ये अपनी खुद दम तोड़ चुकेगी और ये हलाकत के समंदर में गोता हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि ये PDM की तहरीक जो है वो हुकूमत को घर ले
के जा सकती है, चूंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में सबसे तवील तरीन धरना इसी गवर्नमेंट का दिया गया था 126 दिन का। वो जब हुकूमत को घर नहीं भेज सकी तो क्या ये पीडीएम के लोग जो कि छोटे छोटे जलसे जुलूसियां रैलियां करते हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं, कंट्रडिक्शंस हैं, जिनके बयानिए के अंदर, वो कभी भी इस हुकूमत को घर नहीं भेज सकते। जहां तक आपका जो जिमनन सवाल है, जो दूसरा क्वेश्चन है, उन्होंने खुद बोला है। जी बिल्कुल, वो जहां तक ये बात है कि वो डील करके गए हैं, डील दे के गए हैं, व्हाट्सएवर, मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी और ये गवर्नमेंट के 5 साल पूरे करने भी चाहिए, चूंकि एक शख्स जो कि 21-22 साल से इस अवाम को इस मैसेज के साथ उनको ख्वाब दिखा रहा है या हैली पुलाव पका रहा है कि हम लोग जो हैं वो आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम देंगे, रास्ते मदीना देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, तो इनको वक्त देना चाहिए। क्योंकि कल कल फिर ये जब अपोजिशन में अगर आते हैं, लेट से कि इनकी गवर्नमेंट नहीं बनती, तो फिर ये कंटेनर पे खड़े होंगे, फिर से ये तहरीकें करेंगे। तो लोगों को एक दफा इनको खुल के चांस देना चाहिए, 5 साल देने चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तो जरूर हो और लोगों को ये जरूर चीज पता चले कि जब इनको गवर्नमेंट दी गई हो, इन्होंने किस कदर डिलीवर किया। सही। सिद्दीकी साहब, वही आगाज़ में जिसका जिक्र किया हमने महंगाई का, और आपने भी बोला था कि हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, तो मैं उसी तरफ चलता हूँ। माफिया बेलगाम है, आवाम का जीना हराम हो चुका, महंगाई तो वाकई अच्छी खासी यानी पर निकल आए, अरूज पे चली गई, आसमान को बातें हो रही हैं, लेकिन हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम है। और ये हर हवाले से, अगर मैं माफिया का जिक्र करता हूँ, इस तरह हम महंगाई की बात करते हैं, इसी तरह क्राइम रेशो भी है, तो कैसे देख रहे हैं सर? देखें, जैसे पहले मैंने बात की कि रियासत का काम है अवाम को सहूलत फराहम करना। बिल्कुल। अवाम का काम है उस सहूलत से फ़ायदा उठाते हुए अपना कारोबार करना, अपने जॉब करना, मुरादत करना। ये दुनिया पूरी में जहाँ पे आपको हैप्पी डेमोक्रेसी मिलती है, वो इसी वजह से मिलती है कि वहाँ आम आदमी खुश है और मुंतखब वज़ीर आज़म, मुंतखब हुकूमत तो हमारी भी मुंतखब हुकूमत, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब इस वक्त आप देखें कि लोगों की इस हुकूमत के दौर में चीखें निकल गई, लिटरली। एक तो कोविड ने तबाह करके रख दिया बिजनेस कम्युनिटी को, लेकिन कोविड कहीं ना कहीं और कम पा लिया था पाकिस्तान ने, काबू पाया गया उस पे। लेकिन मैं तो ओवरऑल दुनिया की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल इकोनॉमी, हमेशा डिजास्टर में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन कम होती हैं। बिल्कुल। मतलब अगर ज़लज़ला आया तो जाहिर है वो लोगों को जो उससे रिलेटेड सामान बेच रहे हैं उनको फ़ायदा भी हो सकता है उसमें। बिल्कुल। इसी तरह कोविड में लोगों को फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अब अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ लोग खाने पर 34% खर्च करते हैं और रिहाइश पे 26% खर्च करते हैं। आपने कहा हेल्थ और एजुकेशन पे 2 और 3%, ऐसा नहीं है। वो आधी तनख्वाह तो लोगों की बच्चों की तालीम पे चली जाती है। आप स्कूलों की फीस तो देखिए क्या जो मेंटल एक लेवल है ना, लोगों का अपने मामलात को देखने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से 34 पॉइंट समथिंग वो है। हाँ, आप जब ओवरऑल बात करते हैं, अब जब आप इसको देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हैं, जहाँ से आप मेजर करते हैं कि महंगाई कितनी है, तो ये देखिए ना, एक बात अगर आप ऐसे लग रहा होता है जैसे कोई ड्रामा कर रहे हैं या ये चीज़ इतनी महंगी होगी। आप जो रियलिटी है ना, उसको जब आप देखते हैं तो आपकी वाकई चीखें निकल जाती हैं कि एक 18,000 रुपये या 17,000 रुपये जिस मुल्क में एवरेज तनख्वाह है, वहाँ पे अगर चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है, चावल जो है वो इतना महंगा मिल रहा है, घी 250 रुपये किलो मिल रहा है। आप देखें कि इस हुकूमत के दौर में प्राइसेस डबल हो गई। बिल्कुल, 55 रुपये से 110 रुपये पे अगर चीनी बिक रही है, घी इतना महंगा बिक रहा है, गोश्त, दालें, हर चीज़ महंगी है। और ये इमरान खान साहब ने इस पे टोटली ये हुकूमत फेल हो, यानी जो वकास बात कर रहे थे कि ये अपनी वजह से ज्यादा नाकामी की जानिब जा रहे हैं। ये वो वजूहात है। देखिए, कार्टेल चीनी में बना, कार्टेल गंदम में बना, कार्टेल गेहूं में बन रहा है, कार्टेल हर चीज़ में बना। और उसके बाद आप देखें कि पीछे एक मिनिस्टर को इन्होंने फारिग किया, ये हेल्थ मिनिस्टर को। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। अब जैसे वो बात करें, अगर इन सब की अकाउंटेबिलिटी हो ना, आप यकीन करें, एक ज़री मुल्क होने के नाते यहाँ चीज़ें इतनी सस्ती होनी चाहिए थी कि आम आदमी की। देखें, आपका तजिया तो मुझे उस तरफ भी चाहिए, क्योंकि जो सूरत हाल है, जब इतनी गुर्बत आएगी तो क्या होगा। हाँ, अब आप देखें, अब इस गुर्बत से क्या हो रहा है, क्राइम रेट। आप देखें, इस्लामाबाद पाकिस्तान का पीसफुल सिटी था। अब पिछले आप 1 महीने में, 2 महीने में, या पिछले 1 साल में देखें,
यहाँ पे वारदातें बहुत बढ़ गई हैं, रॉबरीज बढ़ गई हैं, टिकटियाँ बढ़ गई हैं, आम आदमी की स्नैचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और आपको पता है मोर देन 50% क्राइम रिपोर्ट ही नहीं होता। मतलब आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी ने आपको मोबाइल छीन लिया, आप थाने नहीं जाएंगे। किसी ने आप बैंक से निकलते हुए कोई लाख रुपये 50,000 रुपये छीन लिया, आप थाने नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद पुलिस की कारकर्दगी भी अपनी जगह है कि वो भी, उनके ऊपर भी इतना लोड है, इतनी वारदातें होती हैं, वो किस किस को ढूंढे, किसी की तफ्तीश करें। लेकिन सिक्योरिटी रियासत का काम है। जैसे भी वकास साहब भी कह रहे थे, देखिए ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो आम के लिए क्या फैसिलिटेशन, क्या किस तरह की ज़मानत देती है, किस तरह की हिफाजत के इंतजाम करती है। और ये गुर्बत बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा तो आम आदमी की ज़िंदगी, ख़ास आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब होगी। इसलिए आप देखते हैं कि हर आदमी अपने साथ डाले लेके फिर रहा है, हर आदमी अपने साथ गार्ड लेके फिर। और ये कौन सी दुनिया में होता है भाई? पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं था। वहाँ बाहर के मुल्क में प्राइम मिनिस्टर हाथ में बैग पकड़े होते, ट्रेन में बैठ के सफ़र कर रहे होते। तो वो निज़ाम जिसकी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं रियासत मदीना की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो कदम उधर जा ही नहीं रहे, यानी कदम नहीं जा रहे, कदम उधर बिल्कुल नहीं जा रहे। और आम आदमी से आप पूछिए ना, देखें हम नारे लगाने वाले, जलसे करने वाली कौमें ज़रूर हैं, लेकिन आज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से ये बात ज़रूर बताऊंगा कि अगर अगले 5 साल यही हालात रहे तो इस मुल्क में बहुत मुश्किल आ जाएगी। और ख़ास और आम दोनों की ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी दुआ है कि ऐसे हालात ना हो। अल्लाह करे ऐसे ना हो। आप क्या कहेंगे? महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई की वजह से गुर्बत और गुर्बत से क्राइम, वाकई ये सारी की सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस बयान पे उनको इराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो करप्ट एनालिसिस का कला कमा करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप गिना हकीकत के तनाजुर में देखें तो दिल बदकिस्मती से जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है और जो करप्शन परसेप्शन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2.5 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर करप्शन 3 पॉइंट्स के साथ बढ़ी है। 117 पॉइंट पे थी, अब 120 पॉइंट्स पे करप्शन आ चुकी है। लिहाजा करप्शन का पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल कला कमा नहीं हुआ। हमारे थाने वो रिश्वत और करप्शन का हो गई ये रेशो, और वकास साहब अगर इंक्रीज हो गई है रेशो तो जिम्मेदार कौन है फिर? अब देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है। ये वो लोग थे जो कहते थे पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुक्मरान वक्त जिम्मेदार हैं, माशरे में क्राइम बढ़ेगा तो हुक्मरान जिम्मेदार हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर इस मुल्क में क्राइम बढ़ता है तो गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज किया जाता है एंड गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड। इस मुल्क में अगर महंगाई बढ़ती है, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड। अगर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या हलाई ताकतें और हलाई कुव्वतें रिस्पॉन्सिबल हैं? आप लोगों को कौम ने मैंडेट दिया है, अपने वोट की मुकद्दस अमानत से नवाजा है और आपके कंधों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सही है वकास साहब, आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मुझे सवाल आपसे भी है, सिद्दीकी साहब से भी, लेकिन पहले आपसे जवाब मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी ही सूरत हाल है, लाज़िम बात है वो जिम्मेदार हैं, तो क्या वजूहात नजर आती हैं? क्या कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन पाई, हिकमत अमली नहीं है, टीम नहीं ठीक, क्या मामला है आखिर, किस वजह से? देखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब जिसका कंसेप्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल अपोनेंट देते थे, जब वो गवर्नमेंट में आए तो वो इस ट्रेंड को सेट ही नहीं कर सके। और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब को तलाश करते करते इन्होंने वही हफीज शेख जो कि 2008 से लेकर 2013 तक जो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को सर्व करते रहे, वही पुराने चेहरे को चले हुए कारतूस उठा के ले आए। लिहाजा इनके पास तो अपनी टीम ही मौजूद नहीं थी, ये तो सिर्फ और सिर्फ बतूनी थे, बातें करते रहे। और बड़ी माजरत के साथ दिल ये मैं बात करने लगा हूं कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कोई इस तरह की टीम नहीं थी जिस तरह की ये बातें करते थे कि हम ओवर द नाइट से 1 करोड़ नौकरियां जनरेट करेंगे, 50 लाख तो वकास साहब, यहाँ से मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन दूसरी जितनी भी जमातें हैं उन्होंने भी बातें ही की हैं। आपको लगता है कि कुछ ऐसा फायदा हुआ है? देखिए, दूसरी जितनी भी जमातें हैं, अगर गुज़िश्ता 2013 से लेकर 2018 तक की हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को देखें तो उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करते थे या तनकीद करते थे वो करप्शन के हवाले से करते थे। लेकिन जहां तक उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है या डिलीवरेंस की बात है, वो इससे हादसा बेहतर थी, क्योंकि वो लोग की प्लेयर्स थे इस पॉलिटिकल सिस्टम के। उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा स्टिग्मा अटैच किया जाता था वो करप्शन का था, और माजरत के साथ आज वही करप्शन का स्टिग्मा प्रूव नहीं हो सका। और जिनके अगेंस्ट प्रूव हुआ है, जो लंदन इस वक्त बैठे हैं, उनके खिलाफ भी
अपील के अंदर केसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लिहाजा अगर देखा जाए जो करप्शन का एक स्टिग्मा अटैच किया गया था शहबाज शरीफ के अगेंस्ट, हकान अली अब्बासी के अगेंस्ट, हकान अली अब्बासी इज आउट ऑफ द जेल, जो इनके एहसन इकबाल है ही इज आउट ऑफ द जेल, जितने जेल में भी उनके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग, यानी वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। सही सिद्दीकी साहब, मैं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी है ना कि इतनी इतनी देर तक आप लोगों को जेल में रखते हैं और उसके बाद रेफरेंस ही तय करा। जैसे अहमदा शहबाज है 1 साल 7 महीने हो गए हैं, इस बाकी लोग भी खाकान अब्बासी। लेकिन सिद्दीकी साहब मुझे वापस उसी सवाल पे जाना है कि आखिर वजूहात क्या हैं कि क्यों नहीं, ये जिम्मेदार अगर हुकूमत है तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या है उसके पीछे, क्या वाकई स्ट्रेटजी नहीं है या टीम वर्क? मैं इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ, इसका वो जवाब काफ़ी है कि तैयारी के बगैर हुकूमत में नहीं आना चाहिए। सही, यानी ठीक है, यानी आपका जवाब वाकई बड़ा मुख्तसर और जामे है और वकास यही कहना चाह रहे थे जो आपने इजीली उन्हीं के सवाल से, उन्हीं के जवाब से बोल दिया कि ये वजीर आजम ने खुद कहा है कि तैयारी काफ़ी नहीं है। चलें जी आगे बढ़ते हैं, अब तैयारी कहाँ हम चेक करेंगे। बदतरीन पावर ब्रेकडाउन, कहीं बिजली आ गई है, कहीं अभी भी अंधेरे हैं, और कल जो सूरत हाल रही, देखिए सर पूरी ये रात बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। पूरे मुल्क की लाइट चले जाना इससे ज्यादा तकलीफ दे कोई बात नहीं। इसका मतलब पूरा मुल्क जो है ना वो मतलब गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन में काम करने वाले 7 मुलाजिम, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही जिम्मेदार, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कौन जिम्मेदार नहीं, वो 7 आदमी मुअत्तल हो गए। आपको पता है कितना बड़ा हैवी लॉस हुआ है हमारा इस 22 घंटे की जो प्रॉब्लम के साथ, और पूरा मुल्क आपका तारीकी में डूबे। इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है यार, ये कोई मजाक है, इट्स नॉट अ जोक। फिर दूसरी बात ये है कि आपका ब्रेकडाउन 36,000 मेगावाट इस वक्त आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ये जो आप जिसको सर्कुलर डेट्स कहते हैं ना, ये कैपेसिटी बिल्डिंग जितनी आपकी बिजली प्रोड्यूस होती है उसकी कैपेसिटी के ऊपर हम पेमेंट कर रहे हैं। 2.3 ट्रिलियन जो है हमारा इस वक्त सर्कुलर डेट होता जा रहा है, यानी कि हम उन कंपनीज को पे करते जा रहे हैं चाहे हम उनकी बिजली इस्तेमाल करें ना करें। आगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हमारी उसको सपोर्ट नहीं करती, ट्रांसमिशन लाइन उनको सपोर्ट। तो इस वक्त जो मामला है वो ये है, इस वक्त ये बात करना कि पिछली हुकूमतों की वजह से ये मामला, आप 2.5 साल से बैठे हैं ना, अब पिछली हुकूमतों ने आपको एक निज़ाम दे दिया, अब आप इन पावर हैं, आप फैसले कर सकते हैं। आपने पीछे फैसला किया, उनसे बात की कि हम आपको ₹5 में पेमेंट करेंगे, हम आपको कैपेसिटी चार्जेस नहीं देंगे, ये सारी बातें हुई, फिर वो ख़त्म हो गया सब कुछ। उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं कितने 4,000। यहाँ पे मैं एक ज़िम्मन सवाल ज़रूर करूँगा क्योंकि बयान जो आ रहे हैं ना हुकूमती अरकान की जानिब से, उन्होंने बोला है कि पैदावार बड़ी हुई, बिजली की पैदावार बढ़ी, और ये तो कहीं ना कहीं तारीफ हुई है अपोजिशन की। 36 ये वो बात जो हुकूमत खुद मान गई, मानती है। अच्छा, तरसील का निजाम जो है वो फ्लॉप हुआ तो वो भी उनके जिम्मे। अब 2.5 साल में आप तरसील का निजाम बेहतर कर लेते, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बेहतर कर लेते। आप तो सवाए बातें करने के, वो जैसे वकास ने बताया कि हफीज शेख साहब हो गए या उमर अयूब साहब हो गए, ये जितने भी, मैं कहा आधे से ज़्यादा जो हमारी कैबिनेट है, बल्कि 70% कैबिनेट वो है जो पुरानी हुकूमत में रही है, और उनको सब पता है कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थे, है तब्दीली आपको पता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थे, और आपने उनको इस वक्त एड्रेस क्यों नहीं किया। ये बिल्कुल बात से मैं एग्री करता हूँ कि इस हुकूमत में जो हुकूमत के वज़ीर और मशीर हैं वो अपनी जिम्मेदारियां उस तरह अदा नहीं कर रहे जिस तरह करनी चाहिए। सही वकास साहब, बदतरीन पावर ब्रेकडाउन, और वाकई अभी तक कहीं बिजली है कहीं नहीं है, और ये सारी की सारी जो भी है हुकूमती अरकान की जानिब से जिम्मेदार फिर पिछली हुकूमत है। अदील, बड़ी मुज़क्का इस बात है, मैं आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ और मेरी भी अभी लाइट चली गई है, और ये पूरे पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हम ये देख रहे हैं कि ये जो ब्रेक डाउन है, दिस इज़ वेरी मच डोलफुल एंड ड्रेडफुल इन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, और ये इनका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है और इनका पूरा एक सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। बिलीव मी कि यही गवर्नमेंट अगर अपोजिशन में होती और पॉलिटिकल अपोनेंट के तौर पे इन्होंने इस ब्रेकडाउन के खिलाफ भी पूरे धरने देने के लिए बाहर निकल आना था। और एक तरीके और आगे एक बड़ी मारूफ मिसाल मिलती है एक फॉरेन स्टेट की, कि जब इस तरह का एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर वहां पे नजर आया तो वहां पे उनका जो इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड एक मिनिस्टर था उसको फौरी बदल दिया गया कि आपकी वजह से हमारी
गवर्नमेंट के एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर इतने वक्त के लिए बिजली पूरी तौर पे नकारा हो गई या इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ, तो आप जिम्मेदार हैं, तो मेहरबानी करें और आप रिजाइन कर आप घर जाएं। मैं ये समझता हूं कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं, गलती बड़ी हो छोटी हो, दे मस्ट बी अकाउंटेबल, और गवर्नमेंट को इन लोगों को जरूर जो है रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए। और आपसे फाइनल क्वेश्चन करूंगा जी सिद्दीकी अब इस पे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बननी चाहिए, हाई कोर्ट की जज की सरबराही में चले लेट्स सी के क्या होता है। वकास मैं आपसे आखिरी जुमला पूछूंगा, लेकिन सिद्दीकी साहब आपसे जरा मैं क्रिकेट के बारे से बात कर लूँ, आप क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी हैं और क्रिकेट भी खेलते रहे। PSL सीजन 6 खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग मुकम्मल हो गई है और 37 इंटरनेशनल खिलाड़ी उसमें शामिल हैं। क्रिस गेल की वापसी हो रही है, तो कैसे देख रहे हैं PSL? सर बड़ी अच्छा है, ये PSL दोबारा शुरू होगा। इससे सबसे फ़ायदा ये होता है कि जैसे इंडिया में ये हुआ सारा ISL वगैरह, तो अच्छे प्लेयर आपको मिलेंगे। लेकिन जो बात यहाँ इंपॉर्टेंट देखने वाली है ना, इससे ज़्यादा ये जो हमारा न्यूजीलैंड का नाकाम दौरा हमारा हुआ, ये बड़ा तकलीफ दे है कि हमारे प्लेयर, क्योंकि टीम आ गई है, हमारे प्लेयर जो हैं वो जाके उस एनवायरनमेंट में खेल ही सके, और उन्होंने कोई संभालने नहीं दिया। आपने देखे पहले टेस्ट में हम लोग 239 और 271 पे आउट हो गए, उन्होंने पहले 431 किया। जब मैं यहाँ बैठा हुआ था, जो लास्ट टाइम से बात हुई, तो चलो हमने फॉलो ऑन तो अवॉइड कर लिया। लेकिन दूसरे टेस्ट में आप देखें कि उन्होंने 659 फॉर 6 डिक्लेयर 659, और हमने 297 किया और 186 किया, और हम एक इनिंग्स और 176 रन से हम हार गए। तो मेरा मतलब है वो टीम जो दुनिया में नंबर 1 हुआ करती थी, जिसको लोग देखा करते थे, जिसको जावेद मियांदाद खेला करते थे, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर हमारे खेला करते हैं, और लोग उनको, और ये न्यूजीलैंड वाले हमसे, मतलब हम न्यूजीलैंड को कंसिडर ही नहीं करते थे यार, न्यूजीलैंड के साथ भी कभी कोई मैच होगा। और अब जो हालत हो रही है, अब देखें आखिरी विकेट में इंतखाब, वकास साहब मुझे सिर्फ इतना जानना है कि ये किसी नाकामी की जिम्मेदारी हुकूमत उठाएगी? देखिए, जरूर हुकूमत को उठानी चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट फील देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नहीं उठाएंगे तो ये क्लैश पे क्लैश चीजें करती जाएंगी और सिस्टम हमारा बेहतरी की बजाय ये तंजली की तरफ जाएगा। सही वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाजत लेना होगी। वकास साहब आपकी शिरकत वक्त और तजरिए का शुक्रिया। सिद्दीकी साहब आप क़यामत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।